बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 तक हमने काम कर लिया था फिज़िक्स का, और अब हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 9 को स्किप किया बिकॉज एक तो पहली बात ये कि 9 क्लास में तो वो है ही नहीं, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है ही नहीं, ठीक है। और मैट्रिक क्लास में वो चैप्टर पूरा स्किप होने के चांसेस 80% है। मेरे पास जो बोर्ड ऑफिस से जो सिलेबस आया ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि मे बी स्किप, मतलब वो स्किप हो जाएगा। इन केस अल्लाह ना करे अगर वो स्किप नहीं होता तो हम फिर उसको एंड में कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। उसमें 6-7 डेरिवेशंस हैं, लिवर की है, पुली की है, इंक्लाइन प्लेन की है। अगर नहीं होता कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो सिलेबस है, अगर आप लोग बोलोगे मैं आपको शेयर कर दूंगा किसी तरीके से, लेकिन मेरे पास जो सिलेबस है उसमें वो स्किप हो चुका है। और 9 क्लास वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका तो कंप्लीटली स्किप है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 10, इसमें चंद चीजें इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि पास्कल्स लॉ। अच्छा, पास्कल्स लॉ जो था ना, चलो उस पर जब आएंगे तो बात करेंगे। इसके जो टॉपिक्स हैं अब मैं आपको उसी अपने बोर्ड ऑफिस वाले सिलेबस से काम करवाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो जो टॉपिक्स उन्होंने हमें दिए ना, हम उस पर काम करते हैं। इन द एंड हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक रह गया कौन सा नहीं रह गया, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स में एक टॉपिक चल रहा था मेरे ख्याल में, कोई पोटेंशियल कौन सा ग्रेविटेशन वाला, ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना हो। मैं कोशिश करता हूं कि आज की वीडियो में उसको कंपाइल कर दूं किसी तरीके से। इन केस नहीं हुआ तो फिर मैं उसके लिए एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो, 3 मिनट की वीडियो अगले दिन बना के कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसको देख लो, मैं कोशिश करूंगा तो उसको भी कर दूंगा। चैप्टर नंबर 10, इसमें चंद टॉपिक्स हैं, मेरे ख्याल में 7-8 टॉपिक्स होंगे। कोशिश ये कि आज के दिन कंप्लीट करना है। पहला सवाल है डिफाइन इलास्टिसिटी। बेसिकली इलास्टिसिटी है क्या, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, तुमने यहाँ से वर्डिंग देखनी है। देखो उर्दू में ये है क्या, उर्दू में ये है कि तुम किसी भी चीज के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हो। चीज अपनी जगह पे रखी हुई है, तुमने इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई किया, और जब तुमने फोर्स हटा दी, यानी कि अप्लाई करने के बाद तुमने फोर्स हटा दी, वो चीज वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी ओरिजिनल पोजीशन पे। थोड़ी सी हम इंग्लिश समझते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, एंड दे कंटिन्यू देयर ओरिजिनल स्टेट, और उसने अपनी ओरिजिनल उस वक्त जब अप्लाई किया तो वो चीज अपनी जगह से हिली, लेकिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, जैसे ही मैंने फोर्स हटा ली, वो चीज अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस आ गई। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कह सकते हो कि स्प्रिंग को आप इसमें एज एग्जांपल ले सकते हो। मेरे हिसाब से कैसे ले सकते हो, स्प्रिंग हमारे पास है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज स्प्रिंग, और मैंने इस पे फोर्स लगाई तो ये थोड़ी देर तक हिलेगी और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर ही आ जाएगी। तो इसका मतलब ये इलास्टिसिटी को काफी हद तक, मतलब उसके लिए मतलब मौजूद एग्जांपल है, ठीक है। ये सिंपल सी बात होगी इलास्टिसिटी की। दूसरा टॉपिक जो मैंने अभी, मैं अपने हिसाब से टॉपिक करवा रहा हूं, ठीक है, सारे करवाऊंगा चैप्टर के। दूसरा मैंने यहाँ पे सवाल कौन सा किया, डिफाइन प्रेशर। बेसिकली प्रेशर है क्या, ये मैं पहले क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज इसके बाद मैंने पास्कल्स लॉ करवाना है, ठीक है। प्रेशर है क्या, इट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। एक एरिया, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, सिंपल सी बात, फोर्स लगा रहा हूं, कोई भी काम कर रहा हूं, मेरी पावर है फोर्स लगाने की। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि मुझे इतने एरिया पर फोर्स लगानी है, जब मैंने एरिया स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे पूरे कमरे में फोर्स नहीं लगानी, मुझे जस्ट इतनी सी जगह पे फोर्स लगानी है, तो जब मैंने इतनी सी जगह की बात की है तो अब ये प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि मैं फोर्स लगा रहा हूं और मेरी पर यूनिट एरिया ये हमें, जिसके ऊपर मुझे फोर्स को अप्लाई करना है, तो दिस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। यानी कि इट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। P इज इक्वल टू प्रेशर, F इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और इसकी यूनिट जो है वो यूनिट होती है प्रेशर की पास्कल्स, यानी कि PASCALS, ठीक है, पास्कल्स होती है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P और स्मॉल a से, ठीक है जी। ये हमारे पास इसके दो सवाल हो गए। अब हमने करना है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो हुक्स लॉ है, एक आर्चिमेडीज प्रिंसिपल है, और एक हमारे पास पास्कल्स लॉ है। पहले हम पास्कल्स लॉ, बिकॉज हमने प्रेशर कर लिया था, हम पास्कल्स लॉ से थोड़ा सा इंटरकनेक्ट है, तो पहले हम पास्कल्स लॉ करते हैं, देन हम हुक्स लॉ पे जाएंगे, ठीक है।
अच्छा भाई देखो, पास्कल्स लॉ हमारे पास एक सवाल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पास्कल्स लॉ की 3 एप्लीकेशन होती है मेरे पास। लेकिन मुझे जो डिडक्शन वाला सिलेबस यानी कि रिड्यूस सिलेबस दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन बताई गई, यानी कि हाइड्रोलिक लिफ्ट। उसके लिए भी तुम्हें पास्कल्स लॉ का समझ में आना बहुत जरूरी है कि बेसिकली व्हाट इज पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब पास्कल्स लॉ है क्या? पास्कल लॉ की जो स्टेटमेंट है बड़ी छोटी सी है। व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो वो ट्रांसमिट होगा सारे डायरेक्शन में। ठीक है, जितनी डायरेक्शन उसको दिख रही होंगी वो हर तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल पानी की बोतल है, तुमने प्रेशर अप्लाई किया बहुत ज्यादा, पानी की बोतल फट जाएगी और पानी चारों तरफ से निकल जाएगा। ठीक हो गया, दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। सही है। अच्छा, अब इसकी डायग्राम है पेज नंबर 162 पे। यहाँ की डायग्राम को ज्यादा अगर समझ में ना आए तो वहां से उसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अंदर लिक्विड हमारे पास भरा हुआ है, ठीक है, और इधर भी पिस्टन है, इधर भी पिस्टन है, इधर भी पिस्टन है, इधर ही पिस्टन है। ठीक हो गया। अगर तुम इधर से अप्लाई करोगे फोर्स तो ये इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा और इधर से निकलेगा। अगर तुम इसको यहां से अप्लाई करोगे देन ये बाकी तीनों तरफ से निकलेगा, इधर से करोगे देन ये रिमेनिंग 3 पार्ट से निकलेगा। यानी कि जिस तरफ से तुम पिस्टन पे फोर्स लगाओगे और पिस्टन को तुम लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालोगे, तुम्हारे पास बकिया डायरेक्शन में जितने आपके पास होल्स होंगे उन सब से लिक्विड आपका बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है? दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ और ये इसकी डायग्राम में अगर सवाल आता है। अच्छा, सवाल कंटिन्यू है कि एक्सप्लेन हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैंने बताया कि इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मुझे यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक करनी है, यानी कि हाइड्रोलिक लिफ्ट। वैसे आती पहले जो है वो कभी मतलब हाइड्रोलिक प्रेस भी आ जाता था, हाइड्रोलिक ब्रेक भी आ सकता था, लेकिन अब उन्होंने खुद उस सिलेबस में ब्रैकेट में हाइड्रोलिक लिफ्ट मेंशन किया हुआ है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक लिफ्ट करनी है। इतनी आसान नहीं होगी, थोड़ा सा उसमें हम घूमेंगे इधर उधर, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी क्लियर। ठीक है, इसको देखो डायग्राम पेज नंबर 162 पे, अगर यहां समझ में ना आए तो वहां समझ सकते हो। सही है, अब हम करेंगे इसके हाइड्रोलिक लिफ्ट। अच्छा भाई, अब बड़ा इंपॉर्टेंट काम है बिल्कुल, अगर इसको समझ लिया सारे काम आसान हो गए। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो इसकी एप्लीकेशन थी, ठीक है, मेरे ख्याल में अभी 15-20 सेकंड के जो कैमरे का थोड़ा सा मामला हुआ था यार, वो सेट नहीं हो रहा था मुझसे। ठीक है, तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको साफ नजर आ रहा होगा। अच्छा, एक और बात भाई, डायग्राम मेरी बहुत ख़राब है, ठीक है, तो डायग्राम के हवाले से मैं आपसे सॉरी करता हूँ। ये मैंने गाड़ी बनाई है, पता नहीं कौन सी गाड़ी बन गई है, तो डायग्राम के लिए तुम पेज नंबर अपने पास जब इसको समझ रहे हो ना तो पेज नंबर 163 को खोल के बैठना। ठीक है, बुक होगी ना, वैसे तो इसमें समझ में तो मैं समझा दूंगा, लेकिन पेज नंबर 163 अगर खोल के बैठोगे तो मैं ये चीज़ मजीद क्लियर होगी। कहानी क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट की? हाइड्रोलिक लिफ्ट होता क्या है, हम जब गाड़ी को वॉश कराने जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा, ज़्यादा लड़कों को पता होगा, हम जब उसको बोलते हैं भाई हमें वॉश करवाने, तो वो किसी जगह पे हमारी गाड़ी को रख के जस्ट वॉल को ओपन करता है, तो हमारी गाड़ी वो एक आप उसको लेवर कह लो, वो उठता है तो गाड़ी हमारी ऊपर की तरफ चली जाती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, सिंपल सी बात, बिल्कुल कार वॉश सबसे बेहतरीन मिसाल है इसकी। वो गाड़ी जब ऊपर की तरफ चली जाती है तो आप आराम से गाड़ी को वॉश कर सकते हो। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये है। अब ये हो कैसे रहा है, ये भाई साहब बताएंगे किस तरीके से हो रहा है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, जब पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक लिफ्ट पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि पास्कल्स लॉ क्या है, when force is applied on a liquid it transmitted in all direction, वो हर तरफ निकलेगा। ठीक है, जब ये हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर लगा तो 4 चीजें निकली, F1 A1 F2 A2। F1 क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन। हमने अभी बात की थी ना पास्कल्स लॉ में बहुत सारे पिस्टन लगे हुए थे, तो F1 है फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन। A1 है एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन। ये भाई जाहिर सी बात है ना, फोर्स लगा रहे हो तो कहां लगा रहे हो, किसी एरिया पे लगा रहे हो, तो जो छोटा पिस्टन है वो छोटे एरिया पे उसके ऊपर काम करेगा। यानी कि F1 इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन और A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन। सही है, सिंपल है। और F2 यकीनन लार्जर पिस्टन पे आ जाएगी बात, लार्जर पिस्टन को F2 कह रहे हैं और लार्जर एरिया को A2 कह रहे हैं। ठीक हो गया। द फ्लूइड इन द चैनल इज हाइड्रोलिक ऑयल। बेसिकली यार मैं आपको बताऊं, जब वो वॉल खोलता है ना तो वो जिसके जरिए वो, यार कैसे, हवा में तो काम नहीं हो रहा ना। मैंने जाके गाड़ी खड़ी की उसके ऊपर, वो जो उसका जो उनके जो रॉड निकले होते हैं, मैंने जब गाड़ी खड़ी की
वो जस्ट वॉल खोलता है, एक सीटी सी आवाज आती है और थोड़ी देर में वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। कैसे जा रहा है यार, हवा के तेज थोड़ी जा रहा है, वो अंदर ऑयल डला हुआ है, लिक्विड है पाइप के अंदर, और वो लिक्विड उसको जब उसने प्रेशर लगाया वहां पे लार्जर पिस्टन, सॉरी वहां पे स्मॉलर पिस्टन के ऊपर, तो वो लिक्विड आया बड़ी तेजी में और उसने इस सॉरी लार्जर पिस्टन को ऊपर की तरफ फोर्स करना शुरू किया, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठा गाड़ी आपकी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। और यही जब वो वॉल बंद कर देता है तो वो लिक्विड खत्म हो गया, वॉल में से वापस जाना शुरू हुआ, तो आपकी गाड़ी आहिस्ता 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 नीचे अपनी जगह पे वापस आ जाती है। बस सिंपल सी बात ये। अब ये डायग्राम है हमारे पास, ये वो वॉल होता है, ठीक है, जहां से वो वॉल को खोलता है, यानी कि F1 कौन सा पिस्टन, स्मॉलर पिस्टन, वहां से देखते जाना, मैंने इसलिए डायग्राम यहां बनाई है। और A1 यानी कि स्मॉलर एरिया, मैंने बोला भाई गाड़ी वॉश करानी है, उसने गाड़ी लगा दी और भाई साहब को उसने इशारा कर दिया, भाई साहब ने वॉल खोल दिया, ठीक है, वॉल खोला, सीटी सी आवाज आई और वो जो वॉल खोला, वो जो फोर्स लगाई वो F1 है यानी कि स्मॉलर पिस्टन है, और वो जो एरिया है वो स्मॉलर एरिया है, ठीक है। जब उसने वो वॉल खोल दिया तो ये जो लिक्विड है ये आना शुरू हुआ। अभी मैं इस पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इस पे हूं। ये लिक्विड आना शुरू हुआ वॉल के जरिए, पाइप के जरिए, और इसने यहां पे आके जो उसने प्रेशर लगाया उसके ऊपर, तो अब जो यहां का पिस्टन है ये इस गाड़ी को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, और ये जो पिस्टन है F2 ये लार्जर पिस्टन है, और यहां पर एरिया भी ज्यादा है। यार वॉल की जगह और जो गाड़ी यहां पे खड़ी हुई है उसकी जगह दोनों में फर्क होता है ना, ठीक है। जो बड़ा वाला हिस्सा है यानी कि जो गाड़ी को पुश कर रहा है वो एरिया है, और जो वो यकीनन वो पिस्टन भी लार्ज है तो वो पिस्टन ऊपर की तरफ उसको धकेल रहा है, ठीक है। यानी बात उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैथमेटिकली काम कैसे हो रहा है? मैथमेटिकली काम ऐसे हो रहा है कि प्रेशर ड्यू टू F1, ठीक है, जो प्रेशर F1 के यानी कि F1 जो फोर्स स्मॉल पिस्टन जो प्रेशर लगा रहा है, तो हमने अभी प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, P इज इक्वल टू F अपॉन A। यहां पे दो प्रेशर लग रहे हैं, एक स्मॉलर पिस्टन वॉल वाले भाई साहब लगा रहे हैं, और एक वो गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है वाला पिस्टन है। तो जो जो F1 है, F1 इज इक्वल टू P1 F, और एक ही चीज है, P1 इज इक्वल टू, वैसे प्रेशर का फॉर्मूला होता है F अपॉन A। मुझे यहां पर दो बार F अपॉन A करना है, तो मैं क्या करूंगा, जाहिर है मुझे डिफरेंशिएट करना है, मैं 1 और 2 लगा दूंगा। P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और इसी तरीके से प्रेशर ड्यू टू F2, ये वाली प्रेशर की जब बात कर रहा हूं तो P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, बस और कुछ नहीं करना। इन्हीं दोनों इक्वेशन के साथ तुम्हारी इक्वेशन खत्म हो जाएगी। यहां पे एक लाइन लिख दो, बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर इज सेम। पास्कल्स लॉ के मुताबिक भाई प्रेशर सेम होता है, ये मंजन नहीं बेचो कि वो अलग प्रेशर है या अलग प्रेशर है। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, वो हमें ये कह रहा है कि यार अभी तुम बोल रहे हो पास्कल लॉ में प्रेशर सेम लग रहा है, अब तुम ये कहां से लिया, ये प्रेशर ड्यू टू और ये प्रेशर ड्यू टू F2, ठीक है। हम अपने आप से सवाल करेंगे और हम खुद ही उसका जवाब देंगे। बेसिकली फिजिक्स की डेरिवेशन इसी तरीके से सॉल्व होती है, ठीक हो गया। अब बस ये एक पार्ट करना है, मैं इसको मिटाऊंगा, इसको मैं नहीं मिटा रहा ताकि तुम्हारी आसानी के लिए ये तुम्हारे सामने रहे। इस डायग्राम को समझ लिया ना, ये काम अपने आप हो जाएगा और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। मैं वाला पार्ट मिटा रहा हूं, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा भाई, तेरे पास सिर्फ 3 लाइनें हो रहा है बस। कब तो ये समझो कि तुम्हें सिर्फ 2 लाइनें याद करनी है, बस याद करनी है, समझ लो तुम्हारे ऊपर है। यहां तक की बात हो गई थी, बट अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर इज सेम। जब मैंने कहा प्रेशर इज सेम तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, ये बात मैंने कर दी कि प्रेशर सेम होता है। बस यहां तक की कहानी हो गई, कोई मसला नहीं हुआ। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाता हूं तो मेरे पास बनेगा F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, ठीक हो गया। इसको मैंने F को एक, यार ये समझ लो, मैंने F को एक तरफ करना है, मैंने A को एक तरफ करना है, मतलब F की रिश्तेदारी F2 की F1 के साथ है, A2 की A1 के साथ है। ये वाली कहानी हो गई। या तो तुम इसको ऐसे लिखो, या तुम इसको लिख दो F2 इज इक्वल टू, अब क्या किया, ये F1 यहां पे हो रहा है डिवाइड, ये उठा और ये इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, ये बन गई कहानी, बस और कुछ नहीं करना। लिख दो सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1, यार एरिया उसका ज्यादा है ना भाई, जो गाड़ी उठ रही है यहाँ पे उसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। और F2 जो गाड़ी उठा रहा है जो पिस्टन, यकीनन वाली फोर्स भी ज्यादा है, तो ये यही कह रहे हैं सिंस A2 ग्रेटर देन A1 so F2 ग्रेटर देन F1 so a larger force F2 is produced as output। सिंपल सी बात, काम खत्म हो गया हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट का, ठीक है। उम्मीद है मुझे, मैंने अपनी तरफ से 100% दे दिया।
बिल्कुल आसान सी ज़बान में, ठीक है। और आप कोशिश करना, बस डायग्राम के लिए भाई बड़ी माजरत, ये इससे अच्छी नहीं बना सकता, बहुत ही गंदी है मुझे पता है, लेकिन कोशिश करना कि बुक से देख लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। छोटे मोटे 2-3 टॉपिक्स को कोशिश करते हैं कि अभी और निपटा दें, ताकि किसी तरीके से चैप्टर 10 तो पार लगे, तो फिर हम चैप्टर नंबर 11 पर आएंगे इंशाल्लाह। कोशिश ये है कि 10 जनवरी से पहले पहले, यानी कि जो कि लॉकडाउन है ना, उससे पहले पहले मैक्सिमम काम करें, ठीक है। आते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा भाई, हमारे पास एक और मेन सवाल है कि राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसको लोग KMT भी सिंपल बोलते हैं, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसका क्या है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। सबको पता है यार, जिस तरह इंसान की बॉडी सेल से बनी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल, सारे सेल्स ने मिला के एक बॉडी को बनाया है, तो मैटर इज कंपोज्ड बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक मैटर बनता है। दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ये हमेशा मोशन में रहते हैं, मतलब मूवमेंट में रहते हैं। Hence molecules have all kind of kinetic energy। कह सकते हो आप इनको कि तमाम kind of इनके पास kinetic energy होती है। Number third, the molecules of a substance attract each other with a force which depends on the distance between them। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होती है, एक खास किस्म की फोर्स होती है जो कि ये आपस में दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ज्यादा डिस्टेंस होता है तो मुश्किल होती है इनको अट्रैक्ट करने में, कम डिस्टेंस होगा तो फौरन अट्रैक्ट करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का टेम्परेचर जितना होगा उस हिसाब से उसकी जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी। फॉर एग्जांपल, चूल्हे के ऊपर रखी हुई कोई चीज, ठीक, कोई भी चीज, कोई मैटर रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल होगी बहुत तेज होगी। हाइयर द टेम्परेचर हाइयर द वेलोसिटी। और अगर कोई चीज सिंपल रखी हुई रूम टेम्परेचर पे, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो आहिस्ता होगी। द लास्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यकीनन जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ेगी टेम्परेचर की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी भी सिंपल सी बात है बढ़ेगा। और अगर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में आज पार्ट 1 को मतलब यहाँ तक रोकते हैं, या देखते हैं। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हुक्स लॉ करवा दूँ ना, लेकिन हुक्स लॉ की बेसिकली एक पूरी डेरिवेशन है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको डेरिवेशन के हिसाब से करवाऊँ ताकि वो वाला काम आसान हो। कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह कि मैं इसको कल की डेट में करवा दूँ, हुक्स लॉ वाली डेरिवेशन। फिलहाल बहुत है इतना, इसको हजम करो थोड़ा सा, और फिर मैं हुक्स लॉ वाला मामला, हुक्स लॉ रह गया है और आर्चिमेडीज प्रिंसिपल रह गया है और बेयोंसी वाला मामला रह गया, ठीक है। उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं कल या परसों में इंशाल्लाह लाजमी हो जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। और जो भी टॉपिक रह जाएंगे ना यार, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस टॉपिक को इन द एंड, सिलेबस के एंड तक कंप्लीट कराऊंगा। बेफिक्र रहो यार, आप भरोसा रखो थोड़ा सा, ठीक है। और इसको देखो, समझो, कोई मसला है सवाल कर लिया करो, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी मसला हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आखिरी बात वही कि नेकी करो, अपने इस चैनल को वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक। मैंने कमेंट पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई थी यार उसके लिए, कि उसने मुझे कहा था कि सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मुझे पता है। तो उसने लिखा था कि मैं आपका इससे पढ़ के मुझे बड़ी मतलब वो होती है, मतलब मुझे मदद मिलती है। तो यकीन मानो, बस उस वक्त पता चला वाला कमेंट पढ़ के, मतलब इसको बनाने का मकसद मेरा पूरा हो गया। चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि बेसिकली वहाँ तक बात पहुँचे जहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगी, चैनल नहीं रुकेगा इंशाल्लाह, मैथ शुरू करवा दूंगा, वो कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स शुरू करवा दूंगा इंशाल्लाह। कभी भी रोकूंगा नहीं चैनल को इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि वैसे ही बड़े गुनाहगार हैं यार, कोशिश यही है कि अपनी ज़ात से जहाँ तक लोगों को कम से कम, क्या पता कोई पढ़ ले, किसी के अच्छे मार्क्स आ जाएं, ठीक है, तो यकीनन दुआ ही निकलेगी। तो इसको वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक कि इसकी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मैं 1 या 2 दिन के अंदर इसका चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 करके चैप्टर 10 कंप्लीट करवा देंगे, चैप्टर नंबर 11 शुरू करवाऊंगा। मेरी कोशिश है कि 10 जनवरी को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, उससे पहले पहले, ठीक है, उससे पहले पहले मैं किसी तरीके से तुम्हारे चैप्टर नंबर 15 तक की कहानी, 15, 13, 14, 15 तक कहना बहुत मुश्किल है यार, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जितना करवा सकता हूँ उतना करवा दूँ। जून में तुम्हारे पेपर है, उससे 1, 1.5, 2 महीने पहले ही इंशाल्लाह तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर उर्दू भी बताऊंगा चीज़ें, PST की भी तुम लोगों से चीज़ें पूछ सकते हो, इंग्लिश की भी पूछ सकते हो, जिसके हिसाब से फिर एक सेशन रखेंगे, मतलब चीज़ें मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दूंगा उसमें, ठीक है। तो बस इसको देखो, इसको समझो, और कोई सवाल हो तो फिर मुझसे पूछो।